अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आरजे तुराब है और टुडे यू विद मी ऑन कैपिटल इनसाइट। अब जैसा आप सबको पता है, मेरा नाम तुराब अली तकीर है एंड आई एम फ्रॉम बीबीए 7th सेमेस्टर मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंसान मामला है, काफ़ी संगीन मामला है। बहुत अफसोस होता है अक्सर इस बात पे, और इसके अलावा काफ़ी अपने मुल्क के हालात देखे में ना, बंदा जब ये सुनता है ऐसे इंसिडेंट्स तो काफ़ी अफसोस होता है कि यार क्या हम इसी मुल्क के, इसी माशरे के एक हिस्से हैं? क्या ये हम ही हैं? क्या ये हम पाकिस्तानी ही हैं? तो आज मुझे ज्वाइन करेंगी इस स्पेशल टॉपिक में आरजे सिद्रा। सिद्रा, काइंडली गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing fine. I'm your host RJ Sedra from Department of Management Sciences and student of BS Psychology. एंड उसके साथ साथ ज्वाइन कर रही हैं हमारी वेल रिनाउंड लेक्चरर फ्रॉम मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट, मैम सना फरजंद अली। शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट एंड द स्टूडेंट्स, बट एज अ फॉर्मेलिटी करते हैं। शी इज़ बेसिकली अ लेक्चरर इन आवर management science department. She teaches various social and HR related subjects. And joining us today, she will talk on these issues which our education in our education sector, which are quite persisting. So, ma'am, lovely to have you here. Thank you so much for joining us. Thank you for having me. And मैम, सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट दिस इशू, तो मैम हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है पाकिस्तान का, इट्स बिन क्वाइट अ कंट्रोवर्सी एंड काफ़ी इस पे बातें होती रहती हैं। एंड वेयर करंटली इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज वेल, एंड हमें काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो इसके साथ ही मेरा पहला सवाल आ जाता है मैम कि वेयर डू यू थिंक आवर एजुकेशन इज़ लैकिंग? हम किस जगह पे लैक कर रहे हैं as a nation, as a society, as an individual? Please kindly अगर आप ब्रीफ कर सकते हैं इसको। कोई एक रीजन नहीं है actually. When I think about it, there's so many reasons that it's pretty hard to summarize them. लेकिन जो कुछ issues हैं हर level पे different है. When we talk about schools, तो school level पे different किस्म के issues हैं. If we talk about curriculum overall, तो उसमें different है. University level की बात करें तो वो बिल्कुल different है. School level से अगर मैं शुरू करूँ तो I think जो सबसे बड़ा इशू पिछले कुछ अरसे में देखने को आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स हैव टर्न्ड एजुकेशन सेक्टर इनटू अ बिजनेस. वो एक पैसा कमाने वाली मशीन बन गई है और ऑल दे केयर अबाउट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ अब जब जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप कॉस्ट कटिंग होगा. तो जब कॉस्ट कटिंग होगा तो उसमें फिर when we talk about, because it's the service sector, तो सर्विस सेक्टर में जो आपके एम्प्लॉइज हैं या जो टीचर्स हैं वो आपका सबसे बड़ा एसेट होते हैं. तो अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की देखिए कंडीशन जो जनरली है, दे पे वेरी लेस टू योर टीचर्स. उसकी वजह से ये होता है कि जनरली लोग जब एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, नोबडी थिंक्स ऑफ एजुकेशन करते हैं, उसके लिए टीचर. तो जितने भी हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बहुत सारी चीजें. टीचर या जो टीचर बना या टीचिंग का प्रोफेशन किसी के लिस्ट में नहीं और उन जितना आता है अगर कोई खुशी से जाए तो ये मेहनत का मिलता है, तो एक बहुत बड़ा कलम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है. आई थिंक कि मैम सना का नेट का थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो आई थिंक कि बिफोर शी कम्स बैक तो वो हम कर लेते हैं. एनीवेज, एज मैम डिस्कस कर रही थी उसी बात को हम आगे लेके जाते हैं. सिद्रा, अगर आप मेरे साथ कमेंट कर लें कि मैडम ने कहा कि एजुकेशन सेक्टर हमारा लैक कर रहा है क्योंकि द लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स इन द सेंस के
टीचर्स हमारे यहाँ इस वक्त एज कभी भी टीचर्स अगर हम सुनते हैं, हम किसी ये नहीं सुनते कि यार मैंने बड़े होकर एक टीचर बनना है, मैंने बड़े होकर कोई बेसिकली वो करना है। वी आर ऑलवेज टोल्ड कि प्रोफेशन में आपने डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है या कुछ और बनना है। तो ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं। तो आपका क्या ख्याल आई है? एग्री, आई एग्री। ऐसा ही सिस्टम कुछ हमारे कंट्री में दिया जा रहा है, इवन कुछ ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है जिसकी वजह से वी आर गेटिंग इनटू दिस इशू मोर एंड मोर। आई गेस मैम इज बैक विद अस नाउ। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। आपकी असल में कट गई थी आवाज़। मैं क्या कह रही थी? यू टॉकिंग अबाउट कि इंजीनियरिंग लोग लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं, हाँ कोई और प्रोफेशन चूज करते हैं, बट दे डोंट ऑप्ट फॉर हाँ, टीचिंग। व्हाई इज दैट? बिकॉज उनको लगता है कि रिवॉर्ड उतना नहीं है या पे बैक उतना नहीं है, जितनी मेहनत की जाती है उतना पे बैक नहीं है। सो एक इंसान जब 16-18 साल एजुकेशन हासिल करता है, उसके बाद एवरीबडी वांट्स अ गुड पे बैक, हर कोई अच्छी सैलरी पे जाना चाहता है। तो आप इतनी ज्यादा मेहनत करके अगर चलें किसी स्कूल से भी स्टार्ट करते हैं, आपको 10,000 रुपए पे विद अ मास्टर्स डिग्री। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, आई स्टार्टेड फ्रॉम अ प्राइवेट स्कूल एंड आई वाज द ओनली मास्टर्स इन दैट फैकल्टी एंड आई वाज ओनली पेड 8,000। तो इतनी मेहनत करके अगर आपको 8-10 हजार मिल रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन दैट organization? And दैट then इज it वेरी gets frustrating after a point ke you feel the odd one out, which is very unfortunate, क्योंकि मतलब आपको ये लगता है कि मैंने जो इतना पढ़ा है वो यहाँ पे they don't need all that. Secondly, फिर अगर मैं करिकुलम की तरफ आऊँ तो जो मैं हाँ जो पॉइंट में शायद कह रही थी, मुझे एकदम याद आया कि हम लोग जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है या जो करिकुलम है वेस्ट से या जहाँ से भी उठा के हम उसको रेप्लिकेट करते हैं अपने मुल्क में एज इट इज। उसकी हमारे मुल्क में कितनी एप्लीकेबिलिटी है, हमारे कल्चर, हमारे कॉन्टेक्स्ट को लेके, हमारी इंडस्ट्री को लेके, उसमें बहुत ज्यादा एक गैप है। आई थिंक जिसकी वजह से भी अक्सर आपने भी सुना होगा, स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर जाते हैं वो यही कहते हैं जो हमें यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में पढ़ाया जाता है और जब हम एक्चुअली में वर्क प्लेस पे जाते हैं तो इट्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एग्जैक्टली, बहुत वो ज्यादा डिफरेंस है मैम। तो curriculum needs to be updated according to our context and according to our industry, I believe. ठीक हो गया मैम। एंड मैम फिर आई थिंक सिद्रा यू शुड टेक ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम से पूछिए। Ma'am, as we okay, there are three kind of school systems that we have. आई थिंक उसके मैम शायद इशू आ रहा है। मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ कि हमारे मुल्क में मैम ऐसे 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के सिस्टम्स चल रहे हैं। एक आपका जी ओए लेवल्स है, ठीक है मैम, आपका जो दैट इज एफिलिएटेड विद कैम्ब्रिज, वो एक अलग चल रहा है। इसके Sorry, अलावा I had यू an हैव issue with my mic. I'm here again now. ओके We have चले three kind of प्लीज school कंटिन्यू। systems. So number one is Cambridge, O levels आ जाता है. Then we come up with the matric system that is set by our local boards, Pakistan का. Then आ जाता है मदारिस system, जो मदरसे वगैरह होते हैं. ये 3 system है जो पाकिस्तान में आ रहे हैं. अब इन तीनों सिस्टम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो कैम्ब्रिज सिस्टम को है, ड्यू टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन की आ जाती है हमारे मैट्रिक वालों के साथ या मदारिस में जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो इस डिस्क्रिमिनेशन को जो है ओवरकम कर सकते हैं? I'm not exactly sure. कुछ अर्से पहले मैंने सुना था कि they were actually eliminating all the different systems और वो एक ही तरफ जा रहे हैं, सिर्फ मैट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट करने का सोचा जा रहा है। अभी एक सजेशन ही था। मेरा ये मानना है कि रिगार्डलेस कि आप किस भी सिस्टम से पढ़ के आए हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर किसी ने कैम्ब्रिज से किया तो वो उसकी कॉम्पिटेंस ज्यादा होगी या वो इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा अच्छे से कम्पीट कर सकेगा या मैट्रिक वाले नहीं कर सकेंगे। जब हमारे जमाने में, नहीं 1950 में नहीं, लेकिन मतलब आज से 20-25 साल पहले की बात कर लो, बहुत कम लोग जो है वो ओए लेवल्स की तरफ जाते थे, ऑप्ट करते थे। ज्यादातर मेजॉरिटी 80% ऑफ द पीपल यूज्ड टू गो फॉर मैट्रिक। और ऐसा नहीं है, मतलब मैंने
खुद मैट्रिक किया है, मुझे नहीं कभी इस तरह से फील होता कि अगर मेरे साथ में कोई ऐसे हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज सिस्टम से किया हुआ है या OA लेवल किया हुआ है, तो मुझे ये नहीं फील होता कि मे बी आई डोंट नो एज मच एज दे डू। तो मेरा यही मानना है, इवन जहाँ अगर आप मदरसे की बात कर रहे हो, मैं ऐसे भी जानती हूँ, आई हैव अ फ्रेंड जिन लोगों ने वो लोगों ने किया हुआ एक मदरसा सा है, वो ओनली फॉर गर्ल्स, वो हिफ्ज कराते हैं, वो बाकी दीन की तालीम देते हैं, साथ में वो बाकी जो नॉर्मल भी आप पढ़ाते हैं वो भी करते हैं, तो दे आर आल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप रिगार्डलेस के कौन सा सिस्टम फॉलो करें, इवन अगर आप 3 डिफरेंट सिस्टम्स भी फॉलो करें, उसमें अगर इट इज गुड इनफ, आपका करिकुलम और जो आपने टीचर्स वगैरह भी हायर किए उनकी ट्रेनिंग, पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ा इशू है एजुकेशन सेक्टर, टीचर्स ट्रेनिंग के नाम पे कुछ है ही नहीं। जितने भी वो अपने हिट एंड ट्राई ट्रेनिंग्स नहीं है कोई कि आप अपने एक्यूमेन को या स्किल सेट को मजीद एनहांस कर सकें, पॉलिश कर सकें, अपडेट कर सकें, तो वो भी एक आई थिंक एक इशू है। तो मैं उस चीज के अगेंस्ट इतना नहीं हूँ कि जी एक सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, और वो डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि जैसे सपोज आप कह रहे हो कि जॉब के लिए अगर कोई जाता है या अगर आप आगे फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, कैम्ब्रिज है या मैट्रिक है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होती है। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट दैट, वो जो एक हम लोगों ने चीजें कुछ सर्टेन एसोसिएट की हुई हैं कि जी अगर उसने OA लेवल्स किया हुआ है तो अच्छी अंग्रेजी बोल लेंगे, तो जो अच्छी अंग्रेजी बोल लेंगे उनको बहुत अच्छा आता है, और जो मैट्रिक वाले हैं वो शायद अच्छी अंग्रेजी नहीं इतनी बोल सकते तो इसलिए उनको नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे देखे OA लेवल्स वाले जिनको अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलनी आती है, और मैंने बहुत सारे मैट्रिक वाले देखे हैं जो बहुत अच्छी अंग्रेजियां भी बोल लेते हैं। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है। मैम लेकिन आपका ख्याल नहीं है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम, ये जो अभी जैसे मैंने कहा OA लेवल्स मैट्रिक वगैरह, इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्लास सिस्टम नाउ। मतलब I'll tell you a fact that I am the only male and I think the only person in my family जिसने पहली बार जिंदगी में मैट्रिक किया था, वरना मेरे सारे कजन्स और मेरी जितनी फैमिली में they were all doing OA levels, और उनमें से काफी हद तक सारे बाहर भी निकल चुके हैं। तो when I was first doing मैट्रिक, तो उन्होंने कहा, their reaction was literally, आपने वो एक मीम देखी होगी, पूजा दिस इज सो मिडिल क्लास, इट वाज दैट रिएक्शन, एंड इट्स वेरी नॉर्मल कमिंग फ्रॉम दैट। दिस वाज नॉट द ओनली टाइम। मेरी काफी कम्युनिटीज में सिटिंग थी, एंड जब मैं अंग्रेजी बोलता था, जैसे आपने कहा यू स्पीक अ बिट ऑफ फ्लुएंट इंग्लिश, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क इज यार आपने कैम्ब्रिज OA लेवल्स किया हुआ है? एंड आई एम लाइक नो, आई एम FSC क्या नाम है ग्रेजुएट, मैंने वहां से पढ़ा हुआ है, मैं मेट्रिकुलेशन की हुई है। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग इशू। अब किसी को नॉर्मली, मैम देखिए OA लेवल्स की बात की थी हमने, बिजनेस की बात की थी, मैं नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट्स का, लेकिन आप जिससे पूछें वो 1 2 3 फेमस स्कूल में जरूर उनका बच्चा एनरोल होगा, या आप खुद एनरोल करना चाहते हैं। दिस इज अ फैक्ट। व्हाई? वहाँ का मॉल, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का जो एक फसाड बनाया हुआ उन्होंने ऑफ अ इमेज के वी आर द एलीट क्लास, एंड दीज दे आर एक्चुअली ट्राइंग to, I would rather say, pollute the minds of the parents as well as the children, that our institute will produce elite class children, while as other institutes you're just going to stay middle class. This is literally the approach they are taking. So are their events. They have mega events. They charge a hell lot of money for those events, and people pay for it. You're paying 10,000 rupees to hear one song. I've been to such concerts as well, and मैं उस कैडेर में भी गया हुआ हूँ. I've been to into that class as well, and मुझे हैरत होती है लोगों के पास कितना फजूल का पैसा है just to show off. ये truly एक show off culture है. तो मैम ये show off culture से हम दिखाना क्या चाह रहे हैं? I don't think there's a point in investing so much money just to show off where you lie in the status. तो कहने को मैम काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी काफी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो अपना हर पैसा लगा के लोन्स भी उठा के उन्हें पढ़ा रही हैं, even though they cannot afford it. This is the reality. I know such cases as well. तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? ये जो आपने क्लास सिस्टम की बात की और शो ऑफ की बात की, आई टोटली अग्री विद इट, लेकिन प्रॉब्लम ये वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं है, वो ओवरऑल सोसाइटी में हमारे हर जगह पे है।
So it resonates in that section as well, because as I said in the beginning, that education sector has been turned into a business opportunity. So when something has been turned into a business opportunity, people try and earn profit. और वो क्योंकि एक ब्रांड बना दिया अब लोगों ने, वो जो आप कह रहे हो ना कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एजुकेशन से ज्यादा वो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, वो अपना एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के उसमें नहीं शायद इतना जाते हैं, वो सिर्फ ब्रांड नेम के पीछे जा रहे हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट क्वालिटी, मैं ये नहीं कह रही कि सब बुरे हैं या बुरा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा ये बहुत ज्यादा फर्म बिलीफ है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर ये जो चंद बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इधर से ही पढ़ सकते हैं तो उनको आता है, या जितने बच्चे उधर बैठे हुए उनको आता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत जो है वो जो हम सोसाइटी में मानते हैं कि नॉर्मल किस्म के इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं, बट दे वेरी कॉम्पिटेंट, और वो उन ब्रांड वाले बच्चों से ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं। तो वो जो क्लास डिवाइड की बात है, वो अनफॉर्चुनेटली उसका ओरिजिन एजुकेशन सेक्टर नहीं है। वो सोसाइटी में जब एक सेक्टर ने देखा अच्छा लोग जो हैं सोसाइटी के वो इन सर्टेन फैक्टर्स पे पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वी नीड टू आल्सो क्रिएट आवर कस्टमर बेस इन दैट सेक्टर एज वेल। तो उन्होंने वो किया, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं और वो अपॉर्चुनिटी का अवेल कर रहे हैं। ये ओवरऑल सोसाइटी में हर लेवल पर खत्म होगा तो एजुकेशन सेक्टर में भी इवेंचुअली शायद हो जाएगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को कुछ जो है वो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। इवन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी भी रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह होती हैं, उन पे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे मुल्क में बीमारी है शो ऑफ की, उस पे मैं अभी नहीं कमेंट करना चाहती, क्योंकि फिर वो टॉपिक कहीं और चला जाएगा, वो बहुत लंबा है एंड आई हैव सो मच टू से ऑन दैट, सो आई वुड रादर वी स्टिक टू एजुकेशन ओनली। मैम फिर हमने बात की थी ये तो बात ठीक हो गया, जो आपने पहले से एक दफ़ा मेंशन कर चुके हैं, मैं फिर से मेंशन करता हूँ, कॉम्पिटेंसी ऑफ द टीचर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। आपने अपने बता दिए कि मास्टर्स को इतनी पे मिल रही है एंड एवरीथिंग, बट हाउएवर मैम एक ज़माने में मुझे याद है हमारे पेरेंट्स थे, आपने भी पढ़ा होगा, आपके वालिदैन ने सब हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े, और मैंने कभी नहीं उनसे सुना यार हमारे टीचर पढ़ाते नहीं थे या उनका स्टैंडर्ड नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली अब जब हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की नाम सुनते हैं, मैं आई एम एक्सक्लूडिंग द 3-4 रिनाउंड वंस जो सिर्फ इस्लामाबाद में पाए जाते हैं और लाहौर में 3-4 पाए जाते हैं, उसके अलावा ओवरऑल आप मुल्क के हालात देखें तो बहुत बुरे हालात हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के राइट नाउ। इवन बहुत एक फेमस है इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में गवर्नमेंट का, यूज्ड टू बी इट्स अ यूनिवर्सिटी दैट यूज्ड टू बी रैंक्ड टॉप, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके हालात फिलहाल ऐसे हुए हैं कि student had to transfer herself to cust because हालात वहाँ ऐसे हो गए in an institute like this। तो मैं कहने वाला था कि मैम हमारे यहाँ तो प्रॉपर टीचर की ट्रेनिंग नहीं होती। Yep, no training for the kindergarten, no training for primary level, no training for secondary level, no training for intermediate level, and the most qualified staff you have that has an MPhil, they teach in the universities। तो unfortunately हमारे पास अगर सबसे जो qualified teachers आते हैं वो आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, उस लेवल में जब बच्चे का करियर दाव पे होता है, स्टेक पे होता है। मैम मुझे क्लास 12 तक ये नहीं पता था मैंने क्या करना है, मैंने एफएससी मेडिकल किया 57% के साथ किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से पढ़ा, टीचर्स की मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ा। आई हैव रिलाइड ऑन सेल्फ स्टडी, दैट वाज इट, बट दैट वाज नॉट माय फॉल्ट, नाइदर इट वाज द टीचर फॉल्ट, इट्स फॉल्ट ऑफ द सिस्टम एजुकेशन। हमें डायरेक्शन ही नहीं होती, कोई टीचिंग, कोई हमारी टीचर्स को ये इस चीज की क्या नाम है मैम ट्रेनिंग ही नहीं होती कि अपने बच्चे को गाइड कहाँ करना है, उसका एप्टीट्यूड लेवल क्या है। हमारे यहाँ बच्चे के नंबर मैथ्स में कम आते हैं, ये ले दे मार थप्पड़, पढ़ते हैं, सबको पढ़ते हैं, आपको भी बचपन में किसी टीचर ने मारा जरूर होगा, ऐसे ही है मैम। मार खाई है, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, मैंने भी बड़ी मार खाई है, मतलब बहुत मार नहीं खाई, मैं नालायक नहीं होती थी लेकिन मार पड़ती थी। लेकिन मैम आजकल के स्कूलों में बच्चे को हाथ में लगाना। मैम बात ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है, अब जाके थोड़ा बहुत आया, लेकिन स्टिल इट्स नॉट बीइंग रीच्ड एज इट शुड। वोकेशनल ट्रेनिंग को हम दूसरी बात अहमियत भी नहीं देते। हमारे यहाँ होता है यार वोकेशनल ट्रेनिंग इज बेसिकली
बताता जाऊँ ऑडियंस को कि वोकेशनल ट्रेनिंग इज बेसिकली टेक्निकल ट्रेनिंग। आपकी कोई ना कोई टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, कोई लैंग्वेज कोर्स हो गया, जैसे कंप्यूटर में कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी क्या नाम है बेसिक वायरिंग एंड मतलब एवरीडे हाउसहोल्ड चोर्स व्हिच यू कैन मेक मनी आउट ऑफ, कैपिटलाइज करते हैं छोटे मोटे चोर्स व्हिच यू कैन इवेंचुअली मेक अ बिग बिग बिजनेस आउट ऑफ इट। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है और अपने सेंटर्स खोल चुके हैं ऑन दैट बेसिस, अच्छी फैमिलीज से हैं, लेकिन दे हैव उन्होंने वो एक बेसिक एजुकेशन की, उन्होंने आगे बिजनेस सेटअप कर दिया। अब हमारे मुल्क में ये भी बहुत बड़ा डायलेमा, बेटा बैचलर्स की डिग्री होगी, फिर आप फिर पैसे दूंगा बिजनेस के लिए, फिर आपकी शादी होगी, फिर आपकी नौकरी होगी। 3 से 4, ये तो मैंने 3 पॉइंट्स ये बोले, इसके अलावा और भी बड़ी चीजें होती हैं कि अगर डिग्री ना हो तो कुछ नहीं होगा। हमने एजुकेशन सिस्टम को बहुत मेन स्ट्रीम करके कि अगर डिग्री होगी तो कुछ नहीं होगा। हालांकि मैम आई थिंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स more than 60% of the people do not have a degree higher than high school, yet they are minting money out of vocational training। कोई woodcutter है, कोई truck driver है, कोई electrician है, कोई plumber है, and आपको पता they're है making कि good numbers out of it as well। ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज में ये इलेक्ट्रिशियंस एंड प्लम्बर्स जो हैं दे अर्न सो वेल, और उनकी इतनी ज्यादा चार्जेस होते हैं कि घरों में अगर छोटे मोटे काम आ जाते हैं लोगों को टेंशन शुरू हो जाती है कि अब इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा या प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। Exactly मैम। And और हम लोग unfortunately I यहाँ पे think yes उनको कुछ मैम। समझते नहीं है। हम बच्चों को बचपन Exactly। में धमकी दे रहे होते हैं कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें मैकेनिक की शॉप पे बिठा दूंगा या तुम्हें प्लम्बर बना दूंगा। वो बच्चों को डराने के लिए हम ये बातें कर रहे होते हैं। हम लोग खुद इन प्रोफेशंस को डिग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो आप पहले ट्रेनिंग की भी बात कर रहे थे, और आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लो फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। जी मैं बस यही कहना बस खत्म करना चाह रहा था इसी बात में कि हमने इतना इन्हें डिग्रेड कर दिया कि एज इफ इट्स अ बैड प्रोफेशन, इवन दो दीज गाइज मेंट मोर मनी देन डिग्री होल्डर्स। मेरा इस वक्त मैं कजन है, ही इज इन अमेरिका, ही इज इन कनाडा एंड ही डिड एन अकाउंटिंग कोर्स। आई थिंक वो शायद कुछ महीने का था। वो अलग बात ही, वाज अ कैनेडियन नेशनल। उसकी मैम अभी बैंक ऑफ कनाडा में जॉब लगी है एंड ही इज अर्निंग मोर देन योर टिपिकल डिग्री होल्डर। मतलब छोटे छोटे कोर्सेज हैं एंड ही हार्डली पेड, आई थिंक मुझसे पाकिस्तानी उसने 2-3 लाख भरे हैं उसमें वहाँ कंपैरिजन में कि इट्स कनाडा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड एवरीथिंग एंड ही इज अर्निंग, मतलब मैं कहूँगा माशाल्लाह बहुत अर्न कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन टेक्निकल कोर्स जो स्पेसिफिकली डिग्री में नहीं सिखाया जाता आपको। तो ये चीजें थी। तो मैम बाकी आप अपनी बात कंटिन्यू करें, आप क्या कह रही थी? उससे पहले हम ट्रेनिंग्स की बात कर रहे थे कि जी टीचर्स मैम को बिल्कुल। भी ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती और बच्चों को भी नहीं पता होता उन बच्चों को करियर काउंसलिंग की बहुत हद तक कमी है। यहाँ पे मोस्टली यही होता है, बच्चों इसलिए नहीं क्योंकि टीचर्स की ही कोई ट्रेनिंग नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आप बाहर के मुल्क में गाइडेंस काउंसलर अलग होते हैं स्कूल्स में, एंड व्हेन किड्स आर सपोज टू ग्रेजुएट, व्हेन दे आर नियरिंग देयर ग्रेजुएशन, तो हर एक की पूरी जो है वो डिटेल के अकॉर्डिंगली बच्चों से पूछ के कि आपका क्या इंटरेस्ट है, दिस इज समथिंग यू गुड एट, आई थिंक यू शुड वेंचर इनटू दिस प्रोफेशन, या आपके पास बच्चों को ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि उनको कोई डायरेक्शन मिल जाए। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं होता। बच्चों को बचपन से बताया जाता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो भी चीजें बताई जाती हैं। और टीचर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं करियर काउंसलिंग कर पाते हैं क्योंकि उसके लिए नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। काउंसलिंग, व्हेन द वर्ड काउंसलिंग कम्स बिफोर, उससे पहले जो भी वर्ड आए उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। हर कोई उठ के किसी भी चीज के लिए काउंसलिंग नहीं कर सकता। तो जब जैसे आपने टीचर्स, जैसे मैं आपने भी कहा मैम, जैसे कि कोई नौकरी नहीं मिलती जनाब टीचर लग जाओ। एग्जैक्टली यही ऐसे ही है। बात है एंड इट्स टेकन वेरी हमारे लाइटली। एग्जैक्टली हमारे मैम। एक टीचर हैं हमारी यूनिवर्सिटी में ही है, मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं, मैं नाम नहीं दूंगी। और ही इज बीन एसोसिएटेड विद द टीचिंग प्रोफेशन लास्ट 25 प्लस ईयर्स, और ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट टीचर्स। और वो वाहिद टीचर थे मेरी जिंदगी के कि जिनकी क्लास में जब मैं बैठी थी, दैट वाज द मैन जिनके से पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैंने टीचर बनना है और मैंने इनके जैसा टीचर बनना है। और वो अक्सर ये स्टोरी वो क्लास में भी बताते होते, तो वो ये कहते होते थे कि इतने सालों से टीचिंग कर रहा हूँ और अभी भी कभी बाल सफेद हो गए, अभी भी कभी गाँव वगैरह चला जाऊं तो लोग मुझसे यही पूछते हैं कोई नौकरी वगैरह मिली है, अभी भी टीचिंग ही करते हैं।
ये हम लोगों ने खुद ही उस प्रोफेशन को यहाँ ले आए हैं, तो फिर अब क्या हो सकता है उसमें। ऐसा ही मैम। मैम अनफॉर्चुनेटली जो आई थिंक जो एक मेजर चीज़ है, यस टीचिंग इज़ अ वेरी डिग्निफाइड प्रोफेशन, लेकिन तनख्वाह तो कम से कम आप सही दें टीचर्स को। मैम यूएस में मैं यूएस का नाम नहीं लेता, इवन आपके साथ वाले इंडियंस हैं इंडिया में, मैडम पीएचडी बंदे ने की होती है और नौकरी की ओपनिंग क्या है, पीएन। नौकरी की ओपनिंग क्या है, पीएन। ठीक है मैम, इतना उनका मुल्क में पीएचडी है येट स्टिल, लेकिन उसमें से जो सिलेक्ट हो जाता है टीचर या यूनिवर्सिटी में हो जाता है, दे गेट पेड वेल, इतना वेल के दे रिकंसिडर कि वेदर वी शुड स्टे इन इंडिया, वेदर वी शुड गो अब्रॉड फॉर आवर फर्दर क्या नाम है टीचिंग। हमारे यहाँ मुल्क में मैम आई थिंक एवरेज जो टीचर की सैलरी है वर्ल्ड वाइड ऑन आई थिंक यूनिवर्सिटी लेवल में बात करता हूँ, दैट इज $100,000 पर ईयर। पाकिस्तानी आई थिंक आज रफली बन जाते हैं 1,07,00,000 70 लाख सॉरी। एंड आई थिंक इन द करंट सिनेरियो अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, रिसर्च बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, आई थिंक मैक्सिमम तनख्वाह अभी कितनी होगी, मतलब मैंने एवरेज अभी निकाला है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, दैट इज लेस देन $30,000 पर ईयर। आजकल खर्चे इतने पाकिस्तान में कि आप डॉलर या क्या रुपया क्या वो बराबर बात हो गई है। तो आई थिंक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट people from good backgrounds and well-reputed families, I think it would require that we must ensure कि हमारी जो इस सेक्टर में जो तनख्वाहें हैं वो तो कम से कम अच्छी हो। मैम अब इसमें कोई शक नहीं है, आपने अभी बात की बिजनेस मॉडल्स बन गए इंस्टीट्यूट, आई थिंक they have enough resources to back themselves and pay teachers well. आई डोंट थिंक ये कोई एक्सक्यूज है जनाब हमारे पास इतने पैसा नहीं है। अब मैम आप कभी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही निकाल के देख लें, यू विल बी शॉक्ड, आई एम नॉट किडिंग, यू विल बी शॉक्ड। इतना पैसा ये लोग बना रहे हैं एक इंस्टीट्यूट से, एक घर से मैं बात करूँ, एक घर वाली बिल्डिंग से इतना पैसा बना रहे हैं, घर ही है मैम, सीधी बात है, इतना पैसा बना रहे हैं कि पूरे एक साल की तनख्वाह दे सकते हैं फैकल्टी। और अभी ये कोविड शुरू हुआ है, इन्होंने सबको ले ऑफ कर दी, जनाब हमारे पास पैसे नहीं है। समर्स तक तो आप हमसे पैसे ले रहे हैं, लाखों में आपकी तनख्वाहें फीसें हमारी, किधर जा रहे हैं पैसे? वो टीचर्स को भी नहीं मिलते ना, वो ये अपनी जेब में जाते हैं। और exactly. ये तो कोविड की सिचुएशन आप बता रहे हो, स्कूल्स वगैरह में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जनरली समर वेकेशन की पे टीचर्स को समर वेकेशन में नहीं मिलती है, उनको बाद में थोड़ी थोड़ी करके दी जाती है। नहीं मिलती जी बिल्कुल, लेकिन चार्ज पूरा किया जाता है स्टूडेंट्स से। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है, चार्ज पूरा किया जाता है, ऐसा ही है। दिस इज अ वेरी बिग, इनफैक्ट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी इधर कि अभी कोविड की सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट इन सम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, बल्कि पेरेंट्स को डिस्काउंट नहीं मिल रहा फीसेस में, लेकिन टीचर्स को भी पे नहीं मिल रही। दे आर अर्निंग बट दे आर नॉट पेइंग इट टू द टीचर्स। और वही वाली बात है, काफी सारे लोग फिर उसी में आप अगर वो प्राइवेट स्कूल्स है ना, प्राइवेट स्कूल्स में उन लोगों का ये है कि वो थोड़े पैसों पे रख लेते हैं और वो बहुत फिनिकी भी नहीं होते हैं कि हमें इस एजुकेशन बैकग्राउंड के चाहिए या इतनी डिग्रीज चाहिए। एक बंदा कहता है मैं छोड़ रहा हूँ, उन्हें पता है कि बाहर निकलेंगे हमें 50 और मिल जाएंगे जो कि जॉब के लिए तरस रहे हैं, तो आप चले जाओ, हम किसी और को हायर कर लेंगे। तो एक्सप्लॉयटेशन भी है मैम। बेसिकली ब्लैकमेल एंड पे रखते हैं आपको कि यू आर रिप्लेसेबल, ऐसे ही, इवन दैट्स द थिंग। बिल्कुल मैम। एंड आई वुड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बेसिकली कि मैम ये जो हमारा कंपटीशन है स्टूडेंट्स के दरमियान ये काफी टफ है। सिद्रा प्लीज कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, जिसकी वजह से अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ भी आते हैं तो इस कंपटीशन की वजह से सीट्स इतनी कम होती हैं हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में कि हर डिजर्विंग स्टूडेंट वो सीट नहीं ले पाता, या वो अपना जो फ्यूचर उसका प्रेफरेंस होता है जिस फील्ड में वो उसको परस्यू नहीं कर पाता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन या वो एहसास कमतरी में चले जाते हैं कि क्या हम इस काबिल ही नहीं थे कि हम उधर ना जा सकें। बल्कि रीज़न ये होता है बिसाइड दैट कि कंपटीशन ज़्यादा था और सीट्स कम थी। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे कौन से
क्या होना चाहिए कि ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकें और लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना पड़ता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास इतनी सीट्स ही नहीं होती कि वो हर डिज़र्विंग स्टूडेंट को प्लेस कर सके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई बिलीव दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनको पता है, वो अगर रेशो देखते हैं कि अगर हमने इतने लोग अगले 4 साल में ग्रेजुएट होंगे तो अगले 4 साल में इतनी जॉब्स क्रिएट कर सकेगी गवर्नमेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बहुत थोड़ी सी जो है उनकी लिमिटेशन होती है कि हम इससे ज़्यादा लोगों को नहीं एडमिशन दे सकते, क्योंकि वो कर सकती है अगले 4 साल तक। फिर वो वाले स्टूडेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो ये नहीं है ना कि हमने ये कोटा रखना है जी गवर्नमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जब जाते हैं तो एंड रिजल्ट यही होता है कि वो बॉटलनेक हो जाता है। फिर जब एंड पे प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूट्स वाले ग्रेजुएट होके निकलते हैं तो उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि जो बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं ये केटर कर पा रही होती है कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको एनरोल किया गया है, कोटा रखा था, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी हैं, तो वो जो कोटा होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ही अगर जितनी एम्प्लॉयमेंट है उससे ज़्यादा अमाउंट में ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने लग जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। आइडियली तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो जितनी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कम ही होते हैं, लोग जाते ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ है, क्योंकि वो एक अलाइंड होती है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट और एम्प्लॉयमेंट वो सारा कुछ अलाइंड होता है, तो वो कोई उस तरह की डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है। उनको पता होता है कि इतनी हमारे अगले 4 साल में इकोनॉमी में इतनी एम्प्लॉयमेंट है, इतनी जॉब क्रिएशन हो सकती है, इतने ही स्टूडेंट्स उस वक्त ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, तो एक बैलेंस चल रहा है। तो वो लेकिन हमारे यहाँ पे एवरी अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वो सब अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर जगह पे chaos है। हालांकि एक सिनर्जी होनी चाहिए, सब अलाइंड हो के अगर आपस में ऑपरेट करें अपने अपने ऑपरेशंस, तो सारे जिस सेक्टर में भी हमें मसला नजर आता है, आई बिलीव वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक हो गया मैम। एंड बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी दरख्वास्त है कि व्यूअर्स से कोई आपको फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान, वो आप अभी कमेंट कर सकते हैं, हम उसका कोशिश करते हैं, टाइम हमें बस अगर इजाज़त दे तो उसका जवाब भी देंगे। तो मैम इसके साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आता है वो काफ़ी एक अनफॉर्चुनेटली वेरी शेमफुल क्या मैम एक कह सकता हूँ कि इवेंट्स हमारे मुल्क में हो रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल अब्यूज एंड हरासमेंट बाय टीचर्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, that which is very very unfortunate and it's happening not on a small scale, on a very large scale. Recently एक लाहौर में एक इंस्टीट्यूट थी, मैं नाम नहीं लूँगा, but it's well known to everyone कि वहाँ केसेस निकले हैं, teaching a dignified profession, a profession in which we expect the teacher to have the utmost right morals and to teach us ethics basically. Students वही है मैम कि स्टूडेंट का क्या टीचर का क्या मर्तबा है कि वो माँ से भी 7 गुना ज़्यादा बड़ा मर्तबा है, correct me if I'm wrong, but I think so यही है। and इसके बावजूद you hear such embarrassing incidents in well-renowned educational institutes which have a name of glorifying and being proud that we are this. तो इन जैसी जगहों में हो रहा है, और ये हर जगह हो रहा है, हर इंस्टीट्यूट, इट डजंट मैटर आपकी कितनी प्रेस्टिजियस है, कितनी आपकी क्या नाम है वो लोअर क्लास की, हर जगह हो रहा है, स्कूल्स में हो रहा है, आपकी मदरसों में हो रहा है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। वर्क प्लेस हरासमेंट तो खैर इट्स अलग टॉपिक है, लेकिन वहाँ तो होता ही होता है। एंड ये इसका टॉपिक यही है कि इट स्टार्ट्स, आपका रूट है और आपका रूट कॉज यही है। Majority of the sexual abuse cases are now being reported in schools and educational institutes, क्योंकि अब थोड़े पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं कि बच्चों को बाहर नहीं बेचना एंड क्या नाम है वो, जो आपको पता है रीसेंट इंसिडेंट्स हुए, तो पेरेंट्स थोड़े से वहाँ अवेयर हो गए। लेकिन मैम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बच्चों को भेजते आप इसलिए वहाँ हैं कि यार टीचर्स जिम्मेदार होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, एक प्रॉपर सिस्टम है, आपको कैमरास लगे हुए हैं, इसके बावजूद हरकतें हो रही हैं। मतलब
I think that's a slap on the face of the government. It's the slap on the face of us, a larger slap on us as a society, that we have not rectified this issue till yet, and we're a laughing stock, not nationally, internationally. I mean, this is one topic which that is, I think, यहाँ ना अपनी मैंने पॉलिटिकल अपने को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ना अपनी को रिलीजियस प्रेफरेंस दे रहा हूँ यार, इंसानियत के नाते, for the sake of humanity, for the sake of your international image, for the sake of your children, for the future, what are you creating? And how dare you defend these teachers, these so-called teachers, after knowing, after having complaints, yet you stay calm, you defend them, मामला चुपचाप खत्म कर देते हो. They should be hanged publicly in the streets. Molestation is not a joke. ईरान में, अगर ईरान में कहीं सपोर्ट करता हूँ, मैं ये सपोर्ट करता हूँ कि ये जो मोलेस्टर्स हैं, रेपिस्ट हैं, दे गेट हैंग्ड ओपनली. आई थिंक ये पाकिस्तान में जब तक नहीं होगा मैम, आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन. प्लीज काइंडली एनलाइटन कि दिस इशू व्हिच इज परसिस्टिंग, व्हाई इज इट सो, and why is this mentality being is it's now turning into a common norm in our society? Why is that? Kindly मैं मिस्टर बताएं. मैं शायद बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ इस बारे में because I feel really disgusted when I even think about it. हालांकि this is not a good enough excuse. We should be talking about it. As far as sexual abuse, harassment is concerned, जितना मैं पर्सनली कह सकती हूँ कि ये आज की बात थी, ये शुरू से होता रहा. हमारे बचपन में भी हम इस तरह की बातें सुनते थे और उससे पहले भी होता था. डिफरेंट ये है, आई थिंक, जो अभी इस वक्त हमें सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, बट आई बिलीव कि थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, जब तक आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप तब तक उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे. आप, इससे पहले तो ये था कि हम इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते ही नहीं थे, हम इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करते थे, हम एडमिट ही नहीं करते थे कि प्रॉब्लम प्रेवलेंट है. अब एटलीस्ट द ओनली डिफरेंस इज एवरीबडी, वेदर इट्स अ वर्क प्लेस, वेदर इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वेदर इट्स फैमिली लाइफ, जिस भी सेटअप में बात करें, नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट है. इसका बात करेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी. और जो अब इतनी ज़्यादा सामने आ भी रहे हैं केसेस, वो उसकी वजह यही है कि पेरेंट्स को काफ़ी अवेयरनेस होती है, और जो बच्चे स्कूल में हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे मुझे बीच की जनरेशन है, वो, क्योंकि उनको थोड़ी सी, दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट जनरेशन, तो उनको अवेयरनेस है. दे नो अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, दे नो अबाउट चाइल्ड अब्यूज, तो ये सारी चीजें उनको पता है. सो दे टॉक. अब ये सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत सारी चीजें जो हमें बचपन में नहीं पता होती, या हमें हमारे टीनेजर्स में हमें आइडिया भी नहीं होता इस तरह की चीजें होती हैं. देयर इज अ टर्मिनोलॉजी फॉर दैट. इसके पीछे क्या वजह है, ये सब प्रेवलेंट है. अब बच्चों को वो सारी चीजें पता है, तो बच्चे भी उस बारे में बोलते हैं. अब काफी स्कूल्स में भी कोशिश की जाती है, बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है. जहां तक ये इसको रोकने की बात है, हमें इसके बिल्कुल फेवर में हूँ कि इसको जितना सिवियरली पनिश किया जाए वो कम है. अल्लाह ताला ने इस्लाम में चीज़ों की या कुछ क्राइम्स की सिवियर किस्म की पनिशमेंट इसीलिए रखी है. उसकी वजह ये है कि पनिशमेंट के डर से लोग, ताकि दोबारा वो क्राइम कमिट नहीं करें. और आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमारी ह्यूमन नेचर है. जब तक हमें पता है ना अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारे, हमें पता भी होगा कि कुछ चीज गलत है, एज लॉन्ग एज वी फील लाइक वी कैन गेट अवे विद इट, वी विल प्रोबेबली कंटिन्यू डूइंग दैट, अनफॉर्चुनेटली. मॉरल कंपस की यहाँ बात नहीं करूंगी, हालांकि यहाँ पे मॉरल कंपस बहुत ज्यादा प्ले में आता है, लेकिन चलें अगर उसको हम निकाल लें तो बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हमारी सोसाइटी में जो भी प्रेवलेंट है, उसकी वजह ये है कि जो प्रेडिटर्स हैं या परपिट्रेटर्स हैं, उनको पता है कि शायद इसकी इतनी सिवियर पनिशमेंट नहीं है और वी कैन गेट अवे विद इट. और एज फार एज ये जो आप बात कर रहे हो सेक्सुअल हरासमेंट की, ये बहुत इंट्रिकेट किस्म की टर्मिनोलॉजी है. देयर इज अ lot of there are a lot of activities that come under the umbrella of harassment, whether it's workplace harassment, whether
सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर बहुत कुछ आता है, हमारे लोगों को वो ही नहीं पता। और अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स पीपल हु आर साइकोलॉजिकली इमोशनली, तो जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो बहुत ज्यादा हर लेवल पे जब तक लोगों को पता नहीं होगा ना कि एग्जैक्टली हरासमेंट में क्या क्या आता है, वो उनको पता होगा तो वो फौरन से उसको बोलेंगे। और उस पे अब यहाँ पे हम सबको पता है ब्लास्फेमी में क्या आता है, उसको सब बोलते हैं ना फौरन से। या हमें पता है कि चोरी में क्या आता है, कोई चोरी करता है तो हम सब बोलते हैं ना। तो जब हमें पता होगा कि हरासमेंट में क्या क्या आता है, जब सबको पता होगा सब बोलेंगे, और जो करना चाह रहा होगा ना वो भी करने से पहले 10 दफा सोचेगा। उसको पता है कि सबको पता है अगर मैंने किया तो फौरन से उस पर आवाज उठाई जाएगी और मुझे फौरन से उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो एजुकेट करने की रिपोर्ट करने के बाद भी everybody needs to realize कि this is not something which can be taken lightly, and no matter who is involved in it directly or indirectly should be punished। एक दो एग्जांपल सेट होंगी तो उसके बाद ही जो है ना वो, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी कौम ह्यूमन नेचर डंडे से मांगती है, आराम से नहीं मांगती। Ma'am, very well said on a very needed topic. Sidra, can you please continue the discussion? Before that as well, मैं इससे रिलेटेड ये कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल आए हुए हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर सरकाजी का एक कमेंट आया हुआ है, काइंडली वो उस पर बात कर लें जरा। अच्छा, how can we elevate the status of teaching profession in Pakistan? Should I continue or आप लोग क्या लगता है? yes you should continue, I was about to read it. सबसे पहले तो मेरा अभी भी ये मानना है, मेरे इर्द गिर्द काफी सारे लोग जो, बिकॉज मैं खुद इस प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पैशनेट है टीचिंग को लेकर, और बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानती हूँ हु आर सो कॉम्पिटेंट कि अगर वो अभी इंडस्ट्री में जाएं तो वो बहुत कमा सकते हैं, बट दे चूज टू स्टे इन एकेडेमिया बिकॉज दिस इज व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू, दे आर पैशनेट अबाउट इट। तो वी नीड सच पीपल। अब ठीक है, कुछ एक दो और चीजें भी जो मैं पीछे नहीं कह सकती थी, एवरीबडी कैन नॉट बी अ गुड टीचर। वो जो हमने बात की थी ना करियर काउंसलिंग की, कि आपको यंग एज से पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ज्यादातर अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि जो अगर आप लोग की स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ने नोटिस किया होगा, जो बच्चे बहुत ज्यादा क्लास में लाइक होते हैं, सब उनके पास जाके कहते हैं मुझे ये समझा दो, प्लीज मुझे ये पढ़ा दो, ये वाला टॉपिक नहीं समझ आ रहा। और मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे होते हैं लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इट डज नॉट मीन somebody who is very intelligent will make a very good teacher। उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिए। तो सबसे पहले एट अ वेरी यंग एज बच्चों में अगर करियर काउंसलिंग होगी तो उनके अंदर एक उनको आप हर इंसान को पता चले ना कि मेरी जो भी स्ट्रेंथ है, मेरी जो भी कॉम्पिटेंस है, it is not useless, it is linked to some significant profession or I can significantly do something about it। तो वो चीजें जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, हमें ओवरऑल इसको मनी मेकिंग इंडस्ट्री से जो है मतलब प्रॉफिट को, मैं ये नहीं कह रही कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्रॉफिट नहीं कमाएं, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया है तो आप प्रॉफिट भी कमाएं, लेकिन आपका मेन फोकस सिर्फ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आपने सर्विस, अगर हम किसी और भी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, किसी और सेक्टर को उठा के देख रहे हैं, वो सारे प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन प्रोडक्ट अच्छा देते हैं ना आगे। आप अच्छी चीज आगे प्रेजेंट करेंगे, अच्छी सर्विसेज देंगे तो प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा। टीचर्स को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अगर जो लोग ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, ट्रेनिंग्स देंगे आप उनको, ट्रेनिंग देके उनको लगेगा कि आगे पे बैक अच्छा है, तो जो अभी स्टूडेंट्स हैं दे विल लुक अप टू दैट प्रोफेशन। डॉक्टर, व्हाई डज एवरीबॉडी वांट टू बिकम अ डॉक्टर? क्योंकि उनको नजर आता है वाह जी डॉक्टर की क्या इज्जत है माशरे में, डॉक्टर बड़ा कमाता है और बड़े कोट पहन के फिरेगा, लोग कहेंगे वाह जी वाह डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आ गया। तो वो हम लोगों ने ही एक सोसाइटी में बनाया हुआ है ना उसके साथ, और टीचर को भी हम लोगों ने ही डिग्रेड किया हुआ है। एक तरफ हम बैठ के कहते हैं जी पैगंबरों का पेशा है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं अच्छा तुम पढ़ाते हो, तुम टीचर हो, तुम कोई और नौकरी नहीं मिली थी।
तो वो ओवरऑल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो स्टेप लेने की ज़रूरत है। एजुकेशन में बजट हर जगह कम होता है। इस दफ़ा मुझे शो किया था एजुकेशन बजट बहुत कम था और बल्कि 36 दफ़ा से भी कम था। गवर्नमेंट को स्पेंडिंग इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी आपका ह्यूमन रिसोर्स है इन एजुकेशन सेक्टर, यू नीड टू इन्वेस्ट इन देम। You need to invest in the human resource so that people who are still choosing a career, they would know कि ये भी एक lucrative career option है। सेकेंडली अब वो जो फिर दूसरा एक आ जाता है इज्जत वाली बात, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। वो ओवरऑल कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम समझते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम है, जो मेरा मानना है कि वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से की तरफ की साइड से लिमिटेड नहीं है, वो ओवरऑल पूरी सोसाइटी में है हमारे। वी नीड टू स्टॉप लुकिंग डाउन इन दिस एट दिस प्रोफेशन। जब हम ओवरऑल सोसाइटल लेवल पे अपना वो मतलब स्टिग्मेटाइज तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन वी लुक डाउन एट दैट प्रोफेशन, तो हम उसको उस सोच पे चेंज करेंगे तो शायद इवेंचुअली आगे कुछ बेहतरी आ जाए। और जो सर ने ये सवाल पूछा था, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके जैसे डेडिकेटेड टीचर, आई हैव ऑलवेज सीन हिम इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स, और वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपनी जॉब करते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत थोड़े हैं, बहुत सारे हैं, बट मसला ये है कि वो हमें नज़र वो नहीं आते हैं। वो लोग हमें हमेशा नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा नज़र आते हैं। इतनी होपलेस सिचुएशन है नहीं है, बहुत ज़्यादा होपफुल सिचुएशन भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन भी है। तो वी नीड पीपल हु आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट मैम अच्छा आप जैसे टीचर्स जब तक होंगे, पैशनेट होंगे, तो ऐसे कमेंट ज़रूर आते रहेंगे। नो डाउट आपको इसके साथ आई डोंट थिंक आपको कोई तारीफ की ज़रूरत है जितनी आपकी रिप्यूट है। वी नीड मोर टीचर्स लाइक, इसमें कोई शक नहीं है। आपके जैसे मैम पैशनेट हो जाएं इस मुल्क में टीचर्स, तो मैं बिलीव करता हूँ कि करियर ही बदल जाएगा लोगों का। तो है। आई वुड लाइक टू ट्रस्ट मी, बिल्कुल है। मेरे जैसे पैशनेट टीचर्स हैं, बल्कि मैं भी आई वाज वेरी लकी टू हैव सच पैशनेट टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया कि उनका पैशन देख के मैंने कहा नहीं, मैंने भी यही करना है। ठीक हो गया मैम, बिल्कुल ऐसी। सिद्रा प्लीज कंटिन्यू। Ma'am, I have a question regarding competition. Competition as in within students एक healthy activity है, एक healthy चीज़ है जो हमें और motivate करती है to achieve our goals. लेकिन sometimes ये एक negative vibe create कर देती है between the students. So is there like any comments या few tips for students especially कि किस तरीके को competition को एक healthy way में ही create किया जाए और उसे negative या personal grudges या उस तरफ ना लेके जाया जाए उस side पे? बिल्कुल मैम, हमने अक्सर ही सुना मुझे होता है रैट रेस लगे हुए स्टूडेंट्स, दिन रात किताबें। वो जो बुक नर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, आई बिलीव कि हाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन बुक नर्ड्स 24 घंटे में बुक के सामने रटा लगा रहे हैं, वो लिटरली हिफ्स कर रहे होते हैं। मेरी छोटी बहन है, शी हैड हर एग्जाम्स फॉर ICS। अब तो खैर वो वैसे मुफ्त में पास हो गई है, लेकिन वो दिन रात यूं लगा के पढ़ी। मैं कहा तुम क्या कर रही हो? कहती है मैं रटा मार रही हूँ। मैं कहा ये रटा मार के तुम क्या सीखोगी? कहती है यार ग्रेड चाहिए मुझे। मतलब लिटरली मैम दिस इज दी, मतलब एजुकेशन वही बात आती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कि रट्टे मार रहे हैं, कंपटीशन है, मेंटल स्ट्रेस है। आई थिंक शी स्लेप्ट 4 आवर्स 3 आवर्स, इतना घंटे सोई, उसके बाद वो फिर से लगी हुई थी रट्टे लगाने। मैं कहा तुम्हारी क्या, मैंने कहा ऐसे इमरान खान ने मुफ्त में पास कर दी है। तो वो बेसिकली ना क्या नाम है, वो भी क्या नाम है ना, बड़ा एक था कि फजूल में मेंटल प्रेशर है यार। नहीं फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है किसी तरीके, नहीं फर्स्ट नहीं आती यार, सेकंड आना है, सेकंड नहीं आती थर्ड आना है यार, इज्जत है। मतलब फजूल का एक होता है, हेल्दी प्रेशर होता है कि हाँ एक कंपटीशन होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। इतना प्रेशर कि मैम स्टूडेंट सुसाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। आई नो गर्ल्स जिनके 89.99% आए हैं, वो 0.1 रह गया था, तो उन्होंने 2 साल अपने जाया किए हैं, उसके बावजूद मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि जनाब अगले साल मेरिट और बढ़ गया था, 95 पे चला गया था। जरा इस पे कमेंट करें। अच्छा, कंपटीशन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर ये बात कहती हूँ। बच्चे आके मुझे कहते हैं मैम मेरे उस क्विज में 10 मार्क्स थे, आपने 8 लगाए हैं। तो मैं कहती हूँ अच्छा 2 नंबर के बाद क्या हो जाएगा? मैम मेरा ग्रेड खराब हो जाएगा। फिर मैं कहती हूँ अच्छा ए आएगा तो क्या हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रही कि ए नहीं लेना चाहिए, मैं भी थोड़ी सी उस तरह की होती थी कि मतलब हाँ, मैं भी थोड़ी सी उस तरह की होती थी कि मुझे ग्रेड्स की टेंशन होती थी, मुझे पढ़ाई की भी टेंशन होती थी, मैं एग्जाम्स में भी होती थी, लेकिन
This is something you learn over the years. This is something you learn as you go along. मतलब अभी जो चीजें मैं हूँ, अभी जो चीजें आपको लग रहा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स नहीं आए, नोबडी केयर्स। स्किल सेट पे फोकस करना चाहिए। मेरा 4 जीपीए आ गया है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं अगर नहीं जवाब दे पाऊँ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो इसका मतलब वो 4 जीपीए में अपने पास में डिग्री लपेट के रख दूं बक्से में, वो मेरे किसी काम की नहीं है। फोकस शुड बी ऑन स्किल बिल्डिंग। आपकी कोई स्किल सेट एक्चुअल में आपको, ये मैंने डिग्री की है, मैंने बीबीए किया है, मैंने बीबीए मार्केटिंग में किया, फाइनेंस में किया, जिसमें भी किया। बीबीए करने के बाद मेरे पास ये आ गई है स्किल, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस फील्ड में आगे मजीद अपना इनहांस कर सकता हूँ। ना कि मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स आए थे। मेरे इंटर में बहुत गंदे मार्क्स आए थे, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा गंदी परसेंटेज मेरी इंटर में आई थी, और सब मुझे लग रहा था जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है, अब मैं क्या करूंगी। और nobody asked, I don't even remember, it does not matter। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली अच्छे आ जाएंगे जब आपका फोकस मार्क्स नहीं होगा, आपका फोकस होगा सीखना है, ये कॉन्सेप्ट मैं सीख लूंगा, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ जाएगा, तो जब मुझसे उस कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट कुछ भी पूछा जाएगा, किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, मैं उसको टैकल कर सकूंगा, तो मेरा ग्रेड आ जाएगा। ये मतलब कॉज एंड इफेक्ट है, ऑटोमेटिकली है। तो अब वो कंपटीशन, कुछ बच्चे हैं, वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आपको टारगेट जरूर सेट करना चाहिए अपने लिए कि मैंने ये करना है, और उस टारगेट को मीट करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। यू शुड नो व्हेन टू गिव अप एंड मूव इन टू अनदर डायरेक्शन और मूव ऑन। एक ही चीज पे स्टक हो, जैसे आप कह रहे हो 2 साल जाया करने के बाद भी नहीं हुआ, वो फिर वही, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। आपने डिग्रियां इकट्ठी करनी है जिन पे, या मेडल्स इकट्ठे करने हैं, या आपने बिगर पिक्चर में, हम लोग जब मैट्रिक में थे, हमारे टीचर्स कहते थे कि ये बोर्ड एग्जाम से पहले हमें एक एक पीरियड पूरा लेक्चर मिलता था कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। जिंदगी भर जहां जाओगे लोग तुमसे मैट्रिक के मार्क्स खुद भी याद नहीं है। अब कभी किसी ने नहीं पूछा मैट्रिक में क्या मार्क्स आए थे आपके। तो वो थोड़ा सा ओवरऑल हम लोगों ने बनाया हुआ है। फैमिलीज में जाओ, कितने नंबर आए, क्या ग्रेड आया, अच्छा नहीं आया, चाचा ने बेइज्जती कर दी, पप्पू ने बेइज्जती कर दी, खाला ने बेइज्जती कर दी, मामू ने बेइज्जती कर दी। तो वो फिर अगेन वही बात आ जाती है कि वो सोसाइटी में बहुत सारी जगहों पे चीजें चेंज करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को मैं तो यही कहती हूँ कि क्या हो गया, अच्छा ए नहीं आया, ए माइनस आ गया, रिलैक्स करो, चिल करो, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। आप उतना मेंटेन कर लो, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं आगे फर्दर एडमिशंस के लिए, उस तक आप मेंटेन कर लो, वो आपका हो जाता है। अगर आप क्लास में इस नियत से बैठे हुए हो कि मैं समझ लूं, मैं सीख लूं, मुझे पता चल जाए ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो जो आपका अच्छा ग्रेड मेंटेन करना वाला होता है वो आपका आ जाता है। उसके लिए आपको रटे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। आई I टोटली hope that एग्री answers मैम। your question. मैं आपको बताता चलूं कि मैं ना बिल्कुल एक एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट था इन एफएससी एंड यूनिवर्सिटी की। इसके साथ ये भी डिस्कशन चले छेड़ देते हैं कि एफएससी तक इट वाज रटा, लिटरल रटा। मुझे याद है मैंने बायोलॉजी का एक मैंने क्विज दिया था अपना, एंड आई वाज थ्योरेटिकली करेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वर्ड्स नहीं मिले क्योंकि मैंने अंग्रेजी कुछ डिफरेंट मार दी थी। मेरे टीचर ने क्रॉस मार दिया था। मैं कहा मैम मैंने चीजें ठीक, कहते बेटा आपने ठीक चीजें ठीक लिखी होंगी, वो एग्जामिनर है ना, वो असल में देख के देखता है कितना लंबा है और कितना से छापा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली तो हमें ये चीजें बताई जाती हैं, तो ऑब्वियसली मुझे उस तरह आई वांटेड टू गो इनटू द मेडिकल फील्ड। मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया इसी वजह से कि एक आपने बड़ा एक सिस्टम बनाया कि जनाब आपके नंबर आएंगे तभी आप इस प्रोफेशन में जाएंगे, तभी आप काबिल समझे जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा मैं जब आया था बीबीए में, आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज डूइंग। मेरे बस वालिद साहब ने एमबीए किया हुआ था, तो मैं थोड़ा बहुत उनसे इंस्पायर हो गया। मुझे उनकी थोड़ी जो जॉब लाइफ थी वो अच्छी लगी। he used to boot up every day and go to the office। तो मैं कहा चलो यार this looks like a good field, इसमें घुस जाते हैं। मैंने बस ये देखे घुस गया मैं अंदर। तो सरप्राइजिंगली आई थॉट कि यूनिवर्सिटीज में भी शायद रट्टे वाला ही सिस्टम होगा। जब मैं आया स्ट्रीम ऑफ स्टडी ही चेंज है, आपका सारा कॉन्सेप्चुअल है। वो बच्चा जो आईकॉम में 70-80% लेके आया और मैं 52% लेके आया हूँ,
मैं इस वक्त ज्यादा हायर जीपीए लेके बैठा हूँ। इसमें ये नहीं कि मैं एम नॉट ब्रैगिंग कि मेरा ज्यादा हायर है तुम्हारे कम थे, लेकिन उसकी एक वजह है। मैंने पूछा यार तुम बायोकॉम में करते क्या थे? कहता यार वही सर ने एक फॉर्मूला बताया था, उसके साथ चलते नंबर आ जाते थे, थ्योरी होती थी, वो बस रट्टे मारते तो हो जाते, नंबर आ जाते थे। अब यहाँ जब रट्टा नहीं चलता, टीचर्स आपके, अब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में अब फॉरेन क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हमने कहा था थोड़ी बहुत कॉम्पिटेंसी की, तो यूनिवर्सिटी लेवल में को आपकी केडर जो है वो काफी बेहतर है। इस रिगार्ड में जो आपके पास यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं वो कॉन्सेप्ट ही चेक करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स रुल जाते हैं, रुलते वो हैं जो रट्टे वाले हैं, जिन बेचारों को रट्टे के अलावा जिंदगी में कुछ सिखाया नहीं गया। वो जब इस स्ट्रीम में आते हैं वो खाते हैं मार फजूल की। क्यों? ऊपर से मैम अंग्रेजी, आपका स्ट्रीम ऑफ स्टडी है ही अंग्रेजी, उर्दू तो है नहीं। आई डोंट रिमेंबर एन उर्दू कोर्स इन यूनिवर्सिटी। मुझे याद है मैम, टू बी ऑनेस्ट, इससे मुझे याद है एफएससी में मैंने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मेरे ख्याल में सबसे कम मेरी अंग्रेजी आई है और थोड़ी बहुत उर्दू आई है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट पढ़े थे, मैंने नहीं कहा कभी कोई इस्तेमाल हुआ भी है या नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिजनेस मैथ्स जो 2 साल बाद मैंने पढ़ी थी, उसमें भी मेरा ए ग्रेड आ गया था। मतलब इतनी आसान थी। मतलब ये वाला सीन है कि बेसिकली ना बच्चों को यही नहीं पता कि यार आगे एजुकेशन सिस्टम आना क्या। आई वाज वेरी लकी कि अल्लाह का शुक्र है कि कॉन्सेप्चुअल था, वरना मैं भी शायद बैक बेंचर ही होता और मेरे भी शायद वही 2.0 2.5 में भी आ रहे होते हैं। आई एम क्वाइट श्योर, अगर ये रट्टा सिस्टम ही होता। फॉर्चुनेटली कॉन्सेप्चुअल है। आई थिंक कॉन्सेप्चुअल स्टडी को ही अगर ये लोग मैट्रिक और एफएससी में इनकॉर्पोरेट कर दें कि रट्टे पे ना रखें, अगेन यू वुड नीड अ वेरी लार्ज ह्यूमन रिसोर्स जो इंडिविजुअली आपका चेक करे। क्योंकि हमारी यही सुनने में आता है, जो बोर्ड में बैठे होते हैं लोग आपके लोकल बोर्ड्स में, ये पहले नापते हैं कितना वो ठीक है, यूं उसके करके बाद चेक करते हैं। हाँ एग्जैक्टली नापते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कितने नंबर देने हैं। तो ये आपको उस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। लेकिन अगर गवर्नमेंट कर देती है, आई थिंक कि आपके प्रोफेशन बहुत अच्छे बनेंगे। इसके साथ साथ मैम, आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में नोबेल प्राइज विनर्स वाज, आई थिंक देयर वाज ओनली वन Nobel Prize winner, that is Dr. Abdul Salam, ever in the history of Pakistan. इसके अलावा जो दो जो एक मिला, that's Malala, but that's on humanitarian basis for her efforts for the education of women. But इसके अलावा एजुकेशन, I mean in I think he got it in 1977. I think 1977 से अब तो मेरे में 40 साल तो हो गए, शायद ज्यादा हो गए। इतने अरसे में we could not produce वन मोर नोबेल प्राइज विनर। ना आपके मुल्क से कोई इनोवेशन है, ना आपके मुल्क से कोई ऐसी एडवांसमेंट, कोई टेक्नोलॉजी है। मैम सुई तक तो आपके मुल्क में बनती ही नहीं है, वो भी बाहर चाइना से आती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ एक बंदे ने मेंशन भी किया है कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करना चाहिए, तब ज्यादा समझ आती है। आई टोटली एग्री विद दिस कि मैंने एक जमाने में मैं इंटर्नशिप की थी, तो मुझे पता लगा जो हम पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकली होता है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट। वी नीड टू इनकॉर्पोरेट आवर एकेडमिक्स विद प्रैक्टिकल वर्क। एक मीडियम चाहिए हमें इन बिटवीन, जिसमें जो हम सीखते हैं उसे अप्लाई भी कर दें। सीधी बात है मैम, बाहर कंपनीज में बैठे हुए सेठ सेठ अपनी मर्जी से काम कराता है। ही विल नॉट फॉलो योर एकेडमिक रूल्स, ही विल फॉलो व्हाटएवर ही वांट्स। यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, कर भी रही हैं। जब भी कोई यूनिवर्सिटी में इवेंट होता है कि हमें इंडस्ट्री से, तो यूनिवर्सिटी में जब कोई इवेंट होता है और इंडस्ट्री से हम किसी को बुलाते हैं, गेस्ट स्पीकर वगैरह। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो या सेमिनार्स वगैरह आते हैं, तो वो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं या इंडस्ट्री से लोग उठ के आते हैं, वो भी इस चीज़ से देयर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, और उस गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है हमें। इंडस्ट्री को जो है वो एकेडेमिया की ज़रूरत है, एकेडेमिया को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, और जो ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर जो है, वो स्टूडेंट्स हैं आपके। तो उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा MOUs वगैरह साइन होते रहते हैं। कोशिश यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स अपनी अपनी कैपेसिटी में कोशिश करती हैं। आप मालूम ही होगा आपको, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। इनफैक्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होता है प्रोजेक्ट्स, जो उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम वो होता ही इंडस्ट्री का है, और वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई, और उनको 2 सुपरवाइजर्स अलॉट होते हैं। एक उनका जो है वो एकेडेमिया का, यूनिवर्सिटी का सुपरवाइजर अलॉट होता है, और दूसरा सुपरवाइजर उनका जो है वो इंडस्ट्री का होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, वो दूसरे उनके वो वाले सुपरवाइजर्स होते हैं। तो इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, होती हैं, बट आई बिलीव थोड़ा सा उसमें ये भी आ जाता है कि जब
वही बच्चे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करते हैं, लेकिन जब वो जॉब करने जाते हैं, जैसे भी आपने एक जुमला कहा कि सेठ बैठा हुआ है वहां पे और वो जो है अपने तरीके से काम करवाता है, वो थोड़ा सा ये आ जाता है कि बच्चे अक्सर मैंने ये देखा है, सुना भी है, तकरीबन जब चीजें चल रही होती हैं, हम यहाँ से जो पढ़ के जाते हैं, थेरेटिकल नॉलेज जो वो गेन करके जाते हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, वर्क फ्लोर पे जाते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो यहाँ पे किस सूरत में एग्जिस्ट करता है, वो उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो जो ऑलरेडी वहां पे सेठ बैठा होता है, समटाइम्स वो भी इनसिक्योर होकर कहता है कल का बच्चा मुझे आके सिखाएगा। मैंने ये सेंटेंस बहुत दफा सुना है लोगों को यूज करते हुए कि अब ये कल का बच्चा है कि डिग्री लेके आके मुझे बताएगा कि काम कैसे करना है। हालांकि मे बी वो आपको जो बता रहा है वो आपके काम को मजीद इम्प्रूव करने के लिए भी हो सकता है। तो वो दोनों तरफ से जो है ना उसको कोशिश तो होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जैसे ये जो लौट जा रही है, जो बच्चे अब बच्चे तो नहीं है, जैसे पिछले 10 सालों में जो लोग डिग्रीज लेके स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट किए, पाकिस्तान में स्टार्टअप्स वगैरह का बहुत ज्यादा है, उनको थोड़ी चले दे हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप किया है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो सीईओ है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से ही स्टार्ट हुए हैं वो, लेकिन एटलीस्ट उनको थोड़ा सा आइडिया है, थेरेटिकल नॉलेज भी है और उसको एप्लीकेबिलिटी का भी पता है। तो कल को जब उनके पास कोई डिग्री लेके आएगा तो उनको पता है कि वो कहाँ पे गैप है, उन्होंने किस तरीके से उस गैप को फिल करवाना है। तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगा, लेकिन आई बिलीव हम लोग हैं उस डायरेक्शन में हैं इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रही तो हम देखेंगे कि आगे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। Okay, ma'am. Thank you so much. The session was so fruitful. I hope it would have a lot of people. काफी information हम लोगों ने gain किया. Thank you so much from my side in joining us for today. Over to you, Turab. Thank you so much, ma'am. Thank you for your presence. Such a dignified teacher, and you honored with your presence. And I'm really, really thankful to you for joining us today. It was a very, I think, informative session, and it's actually a very critical analysis of the current problems that are facing us. So. I would thank you again for your presence. And on this, ladies and gentlemen, I would like to end the show. And remember, stay home, stay safe. आपका host Arjit Turab with CMC Islamabad. Allah Hafiz.